अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ इटालियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। जो भी मुझसे पूछता है कि यार कहाँ से मुझे मिलती हैं स्कॉलरशिप्स, कहाँ से मैं देखता हूँ, कैसे देखना है, किस तरह फाइंड करना है, तो जिस तरह मैं अपनी पहली वीडियो सीरीज़ हाउ टू फाइंड अ पीएचडी उसकी 4-5 वीडियोस जहाँ पे मैंने बनाई थी, तो सबको मैं स्पेशली कहता हूँ कि यार पहले आप होमवर्क करें, इस ग्रुप पे स्कॉलरशिप नेटवर्क ग्रुप पे आएँ और यहाँ से बहुत सारे लोग एवरी डे देयर आर मेनी अपॉर्चुनिटीज़ जो कि उनके पास आती हैं, वो यहाँ पे पब्लिश करते हैं। तो मैंने कहता हूँ कि यहाँ से देख लो। स्पेसिफिकली इटली के लिए तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, जैसे वकार भाई हैं, यहाँ और भी बहुत सारे लोग हैं जो पोस्ट करते रहते हैं, आपके जो भी कमेंट्स होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, उनको आंसर करते रहते हैं। तो इटली की स्कॉलरशिप्स फाइंड करने के लिए आप इस ग्रुप पे आएंगे और इस ग्रुप पे डायरेक्टली फाइल्स के सेक्शन में, जैसे यहाँ पे ये देखें, ये आ गया है रिसेंट फाइल्स में इटालियन का 13th वर्जन चल रहा है। एज अर्लियर इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो आई टोल्ड यू कि बस ये आखिरी 2 महीने ही रह गए हैं अप्लाई करने के लिए। मैं लेट में वीडियो बना रहा हूँ, वो एक अलग कहानी, मैंने वीडियो में पहले बता दी है, लेकिन अभी भी 1-2 महीने हैं। तो यहाँ पे इस ग्रुप में आके यहाँ पे ये जो फाइल है इसको आप डाउनलोड कर लें। यहाँ तो अगर ये नहीं करते तो यहाँ पे आपको कोई नहीं मिलती फाइल, तो आप यहाँ पे आके सर्च कर सकते हैं, जो कि स्पेशली ये ग्रुप्स, इस ग्रुप पे रेनफॉल के नाम से होता है, रेनफॉल इटली। ठीक है, यहाँ पे आप आएंगे तो आपको जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा वो सबसे ऊपर आ जाए। जिस तरह वकार भाई ने ये पोस्ट की हुई है ऑन 50th अगस्त, तो इस पे यहाँ पे आप जाके वो फाइल जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। इसका आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको पता चल जाएगा कि अभी कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें अभी भी एडमिशन ओपन है। तो यहाँ पे ये फाइल ओपन हो रही है, लेट्स वेट फॉर द फाइल। ओके ओके जी। तो इस फाइल में बहुत सारे, ये फाइल में अक्सर लोगों को कहता हूँ कि पूरी पढ़ लें, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं। जिस तरह ये देखिए ना, इन लास्ट ईयर देयर वर अबाउट 200 स्टूडेंट दैट हैव बीन सक्सेसफुली गॉट स्कॉलरशिप इन 2021। यहाँ क्यों अप्लाई करना है, कौन सी टिप्स हैं, किस तरह है, ये सब कुछ यहाँ पे देखें लिखा हुआ है, ईच एंड एवरीथिंग। तो इस फाइल का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि कौन सी यूनिवर्सिटी में अभी भी स्कॉलरशिप्स ओपन है, उस वेबसाइट का डायरेक्ट पेज, उसकी डेडलाइन, टुडे इज 21st, सो दीज आर द यूनिवर्सिटीज जो कि ऑलरेडी डेडलाइन उनकी खत्म हो चुकी है, या कौन से पीएचडी प्रोग्राम में अभी भी एडमिशन ओपन है। तो इस फाइल पे जाके आपको जो भी लगता है, जो अच्छी यूनिवर्सिटी है, जिस यूनिवर्सिटी में आपको अप्लाई करना चाहिए, तो आप उसमें अप्लाई करें यूजिंग दीज ऑल लिंक्स जितनी भी हैं अवेलेबल। ठीक है, जैसे यहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटीज लिखी हुई हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी ह्यूज। ठीक है, ये इनकी मेहरबानी है, ये जो स्कॉलरशिप नेटवर्क ग्रुप चला रहे हैं वकार भाई या बाकी जो भी सपोर्ट कर रहे हैं उन सबको, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आपको वक्तन बवक्तन बताते रहते हैं कि कौन सी नई यूनिवर्सिटी है, किस में ज़्यादा स्कॉलरशिप्स हैं, कहाँ पे एक्स्ट्रा सीट्स आ गई हैं, या कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है जो अभी वापस उन्होंने सीट्स ओपन की हैं, या अभी उनकी डेडलाइन वापस चल रही है। तो ये सारा है। यूनिवर्सिटी की आप देखना है कि कौन सा स्कॉलरशिप का प्रोग्राम है, उसकी डेडलाइन कब है और अप्लाई किस तरह करना है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है। लेट्स सपोज अगर हमें अप्लाई करना है, देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मैनी मेजर्स ऑफर्ड। लेट्स सपोज इस यूनिवर्सिटी हम जाते हैं, कॉपी, या आप डायरेक्टली भी जा सकते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, इटली की स्कॉलरशिप्स के लिए ये हर यूनिवर्सिटी एक एडवर्टाइजमेंट पब्लिश करती है। आपने क्या करना है, उस एडवर्टाइजमेंट को अच्छी तरह से, बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ना है, और फिर अकॉर्डिंगली वो जो पीडीएफ फाइल होती है, जिस तरह ये पीडीएफ फाइल है, ठीक है, इस पीडीएफ फाइल को पढ़ के फिर आप अप्लाई करें तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, कहते हैं हमने अप्लाई तो किया लेकिन हम शॉर्टलिस्ट नहीं हुए, या उनको पता ही नहीं चलता, वो शॉर्टलिस्ट हो भी जाते हैं तो उन्हें नहीं पता चलता कि यार मैं शॉर्टलिस्ट हो, क्योंकि इस पीडीएफ फाइल में सब लिखा होता है कि किस तरह आपकी शॉर्टलिस्टिंग होगी, कहाँ पे होगी, किस तारीख को होगी, क्या आपने चेक करना है, आपका इंटरव्यू कब होगा, ईच एंड एवरीथिंग। So I must say कि if you are applying for Italian government scholarship for any university, तो आप उस यूनिवर्सिटी की जो एडवर्टाइजमेंट पीडीएफ होती है वो आप ज़रूर पढ़ें। समटाइम्स वो इटालियन में होती है, क्योंकि आप माशाल्लाह से पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको इतना कॉमन सेंस होगा कि अगर इटालियन में है तो गूगल ट्रांसलेट पे जाके उस पेज को आप ट्रांसलेट कर लें इनटू इंग्लिश। या अगर गूगल क्रोम यूज़ कर रहे हैं तो डायरेक्टली भी आपको प्लगइन्स या आपके पास होते हैं, एक्सटेंशंस होती हैं जो आपको ट्रांसलेट कर देती हैं। ठीक है, जैसे हम इस फाइल पे आ गए हैं,
शुरू में वो बताते हैं कि हमारी ये लॉज हैं एंड ईच एंड एवरीथिंग, तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, डायरेक्टली कम टू द पॉइंट के एडमिशन के लिए आप एलिजिबल हैं कि नहीं है। ठीक है, कहाँ गया ये, ओके, एडमिशन रिक्वायरमेंट ये देखें यहाँ पे। अब सबसे पहले आप ये देखें कि आप अगर एडमिशन के लिए हैं तो आपका बैचलर्स की डिग्री, मास्टर्स की डिग्री आपके पास ये होना ज़रूरी है। ठीक है, वो तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें लिखा हुआ है, अगर आपने डिग्री ऑब्टेन फ्रॉम अ फॉरेन यूनिवर्सिटी, डेफिनेटली जिसने पाकिस्तान से किया है, मलेशिया से किया है, चाइना से किया है, तो उनकी डिग्री वहीं पे रिकग्नाइज है। लेकिन उनका जो ड्यूरेशन है, जिस तरह यूके की 1 साल की होती है, तो ये आप कंफर्म कर लें जिन्होंने यूके से मास्टर्स किया हुआ है उनका यहाँ पे क्या होता है। बाकी यूके से बाहर अगर कहीं पे भी आपने मास्टर्स किया हुआ है तो एटलीस्ट आपको 2 साल का मास्टर्स होता है, तो वो ज़रूरी होना चाहिए ड्यूरेशन, और इटली के बराबर होनी चाहिए। राइट, ओके जी। डिग्री रिलीज बाय फॉरेन यूनिवर्सिटीज, ओके, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक, आगे प्लेसेस रिजर्व फॉर कैंडिडेट्स विद एन एकेडमिक क्वालिफिकेशन ऑब्टेन्ड अब्रॉड। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ज़्यादा पोजीशंस होती हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में स्कॉलरशिप्स कम होती हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जिनकी मतलब मास्टर्स कहीं बाहर से हुई हुई हो। अच्छा, ये जो पीडीएफ फाइल जिस तरह मैंने आपको कहा कि आपको पढ़नी है, सिंपली ये देखें, एप्लीकेशन फॉर एडमिशन, सब कुछ यहाँ पे लिखा होता है, ईच एंड एवरीथिंग। सबसे पहले भाई यहाँ पे जाना है, ये जो लिंक लिखा हुआ है यहाँ पे आपने अप्लाई करना है। कब तक आखिरी तारीख, ये आखिरी तारीख भी लिखी हुई है। ठीक है, कैंडिडेट्स जिन्होंने पहले लास्ट ईयर या पहले इस पे अकाउंट बना हुआ है तो वो अपना पुराना लॉगिन इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी है कि आप प्रॉपरली जो भी ऑनलाइन फॉर्म है वो कंप्लीट करें, और डेट ऑफ सबमिशन जाहिर सी बात है आप 8 सितंबर से पहले पहले ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। एंड नो एडमिशन फी भी है। अक्सर यूनिवर्सिटीज़ क्या करती हैं, 30 यूरोज़ या 35 यूरोज़ आपको कहती हैं कि फॉर एडमिशन यू नीड टू पे। लेकिन आई स्ट्रांगली सजेस्ट ऑल द पीपल हु आर गोइंग टू अप्लाई फॉर इटालियन स्कॉलरशिप्स कि ट्राई करें कि अगर ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं और अगर आपका अच्छा प्रोफाइल है, जस्ट लाइक 6 to 7 पब्लिकेशंस हैं और आपका प्रपोजल भी बहुत अच्छा है, तो ही आप वो पे करें। अदरवाइज मैनी यूनिवर्सिटीज ऑफर फ्री, लाइक देयर विल बी नो एडमिशन फी in the start, application fee, not admission but application fee, and documents required, these are all, this is all you can read by yourself, right? मैं आपको जो दिखाना चाह रहा था वो दूसरा आगे चल के देखते हैं हम। एडमिशन टेस्ट फॉर यू गाइस, देयर इज नो एडमिशन टेस्ट, क्योंकि आपका मास्टर्स कहीं और से हुआ हुआ है, मतलब आउट ऑफ इटली हुआ हुआ है, तो आपके लिए रिटन टेस्ट कोई नहीं होता, लेकिन आपके लिए एक इंटरव्यू होगा जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है, द ओरल एग्जाम एंड इट इंक्लूड्स अ वेरिफिकेशन ऑफ द नॉलेज ऑफ 1 or more फॉरेन लैंग्वेज, जो कि आपकी अंग्रेजी होती है, इंग्लिश। ओके, एवल्यूशन कमेटी के कहाँ पे रैंकिंग लगती है, सब कुछ, ये सब कुछ इसमें लिखा हुआ होगा। राइट, एडमिशन, वो जब आपका एडमिशन हो जाता है तब वो रैंकिंग जो लगती है, क्योंकि मेरिट बनता है यहाँ पे ना, सबसे पहले आपकी स्क्रूटनी होती है कि जो आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं उन डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंगली, जैसे सीवी, मोटिवेशन लेटर, प्रपोजल, रिकमेंडेशन लेटर, प्रो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, बैचलर की डिग्री, बैचलर की ट्रांसक्रिप्ट, मास्टर्स की डिग्री, मास्टर्स की ट्रांसक्रिप्ट, एंड पब्लिकेशन लिस्ट, ये तमाम जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं इनकी स्क्रूटनी होती है, और हर डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट कुछ नंबर्स होते हैं और उन नंबर्स की एक लिस्ट बनती है। फिर आप शॉर्ट लिस्ट होते हो कि आप इंटरव्यू में आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, फिर इंटरव्यू के बाद फिर एक लिस्ट लगती है कि आपने इंटरव्यू में कितने नंबर लिए, तो फाइनली एक मेरिट बनता है जिसपे आपका टॉप 5 जो होते हैं या टॉप 10 जितनी भी स्कॉलरशिप्स, नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स होती हैं उतनी आपको मिलती हैं। ठीक है, उसके बाद जब जैसे आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है तो आप इनरोल करते हो खुद को एज अ पीएचडी कैंडिडेट। इसमें इस पीडीएफ में सब कुछ लिखा होता है। That's why I strongly suggested or everyone कि आप before applying to any university you must read or go through the PDF file उस university की। There are many things more I want to show you, like जो कि in this PDF file होना चाहिए, I assume. Let me see. ओके, लाइक दिस, या कि कौन से डिपार्टमेंट में कितनी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। जैसे पीएचडी इन ह्यूमैनिटीज़ है, उसके लिए 5 नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स हैं, 5। अब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, इसमें आपके पास आईसीटी है, इसमें 18 नंबर ऑफ पोजीशंस हैं। ज़्यादातर आजकल क्योंकि आईओटी पे या ग्रीन इनोवेशन पे बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ के प्रोजेक्ट्स जहाँ पे आ रहे हैं तो वो भी देते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि देयर आर 3 नंबर ऑफ पोजीशंस ग्रांटेड बाय दैट यूनिवर्सिटी and 1 for the reserved for the candidate with an academic qualification abroad, 2 positions granted by the DM, that would be some research project, this is also some research project, and 3 positions granted by the department, this is the department.
So that means के this is one for you and also you are also eligible for all these as well. अब इस तरह से सिविल इंजीनियरिंग है, लाइफ साइंस है, ठीक है। अब क्या होता है कि इसी पीडीएफ में ही लिखा होता है कि आप किस तरह से उस पूरे प्रोग्राम में आ सकते हैं। फॉर सपोज मैं अगर आईसीटी जिसकी 18 पोजीशंस थी, मैं अगर वो आपको ओपन करके देखें तो उसमें सब कुछ कैसे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है। ये आया, देखें ये इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, हु इज द कोऑर्डिनेटर ऑफ दिस प्रोग्राम, द ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम, सब्जेक्ट्स, व्हाट आर द सब्जेक्ट्स एंड द मेन थिंग रिसर्च टॉपिक्स। किस रिसर्च टॉपिक पे आपने प्रपोजल बनाना है। फॉर सपोज आपने डिज़ाइन एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे बनाना है, साइबर सिक्योरिटी पे बनाना है, बिग डेटा पे बनाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बनाना है, किस पे, तो वो आपका रिसर्च प्रपोजल इन्हीं रिसर्च टॉपिक पे होना चाहिए। डेफिनेट सी बात है, बहुत सारे हैं, देखें बहुत सारे हैं। और उसके बाद आपके पास डेफिनेटली यू नीड मास्टर्स डिग्री या जो भी आपकी इक्विवेलेंट टू इटालियन है। अब एडमिशन प्रोसीजर क्या है, आपके पास एक तो शॉर्ट लिस्टिंग होगी जो कि आपके डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे होगी, और दूसरा आपका ओरल एग्जाम होगा। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो आपका रिसर्च प्रोजेक्ट जिस पे आपने प्रपोजल लिखना है, और दूसरा सीवी इंक्लूडिंग अ कॉपी ऑफ बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है असेसमेंट क्राइटेरिया, देयर आर टोटल 60 नंबर्स। तो सबसे पहले यहाँ पे 30 नंबर हैं। रिसर्च प्रोजेक्ट जो कि जिसके 10 नंबर हैं, और सीवी 20 नंबर हैं। देखें यहाँ पे ये है, अगर लेट सपोज में कोई भी और डिपार्टमेंट होता है तो वहाँ पे ये होता है कि आपके रिसर्च प्रोजेक्ट के मैक्सिमम 20 नंबर होते हैं और सीवी के 10 नंबर होते हैं। अब यहाँ पे सीवी के 20 नंबर है, दैट मीन्स द पर्सन हु इज गोइंग टू स्क्रूटनी योर डॉक्यूमेंट्स, ही मस्ट सी व्हाट अचीवमेंट्स यू हैव गॉट इन योर सीवी। आपका रिसर्च एक्सपीरियंस कितना है, आपकी सीजीपीए कितनी है, आपने कितने वर्कशॉप्स अटेंड किए हैं, आपने कोई समर स्कूल अटेंड किया है, आपने कोई वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कराया है, या आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या हैं, आपके पास सपोज आइल्स है या कोर्सेरा से आपने कोर्सेज किए हुए हैं, ऑल दीज थिंग्स। तो उसकी बेसिस पे ये आपका नंबर बनेगा, स्कोर। तो यहाँ पे देखें ये लिखा हुआ है मिनिमम स्कोर रिक्वायर्ड टू द एडमिशन फॉर एन ओरल एडमिशन एंड फॉर द ओरल एग्जामिनेशन इज 21 पॉइंट्स। दैट मीन्स if you are able to get 21 points out of 30, then you are eligible for an oral interview or an oral exam. अगर आपके 20 हो जाते हैं, 19 हो जाते हैं, then you will not be selected for a interview. और उसमें ये लिखा हुआ है कि 18 स्कॉलरशिप्स कहाँ कहाँ पे हैं। तो इस तरह से पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई होती है। सबसे देखें ये भी जैसे लिखा हुआ है कि यार क्वालिफिकेशन ऑफ असेसमेंट, फॉर सपोज 8 ऑफ सितंबर वाज द लास्ट डेट, बट ऑन 19th ऑफ सितंबर यू विल सी कि आप एलिजिबल हो इंटरव्यू के लिए या नहीं है। अगर हैं तो ऑन द वेरी नेक्स्ट डे यू विल हैव अ ओरल एग्जाम। उनके लिए जो बाहर हैं, आउट ऑफ इटली हैं, उनके लिए टीम्स पे होगा, जो इटली में है या नियर बाय कलाब्रिया में है तो उनका उधर ही होगा, और उसी का रिजल्ट यहाँ पे पब्लिश होगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अप्लाई तो कर देते हैं, लेकिन वो ये नहीं चेक करते कि मुझे इस वेबसाइट पे जाके अपनी लिस्ट चेक करनी है कि मैं इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हुआ हूँ या नहीं हुआ। वो भूल जाते हैं क्योंकि कोई नोट डाउन नहीं करते। अगर इंटरव्यू दे भी दिया तो वो चेक नहीं करते कि मैं सेलेक्ट हो भी गया कि नहीं हुआ। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं जो कि आपको माइंड में रखनी चाहिए। अगर कोई भी आपको क्वेश्चन है या आपको कहीं पे कोई चीज़ नहीं आती समझ, तो यहाँ पे ये इसकी ईमेल गिवन है, आप इसको ईमेल भी कर सकते हैं, ठीक। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग लेट मी सी जो कि होनी चाहिए, प्रपोजल 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 यहाँ पे नहीं है। ओके ओके ओके, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट डिपार्टमेंट। यहाँ पे होना चाहिए नोप। वेल, प्रपोजल के लिए मैं हर किसी को यही कहता हूँ कि यार प्रपोजल जो आप लिखते हो, प्रपोजल में हर यूनिवर्सिटी अपना बताती है कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स या नंबर ऑफ वर्ड्स या नंबर ऑफ लेटर्स लाइक दिस। ये देखें, अब रिसर्च प्रोजेक्ट है, रिसर्च प्रोजेक्ट शुड बी 10,000 कैरेक्टर्स मैक्सिमम, स्पेसेस इंक्लूडेड, बिब्लियोग्राफी एक्सक्लूडेड। तो ये चीज़ जो होती है, असल में लोग जो कहते हैं मैंने यार 10 जगह पे अप्लाई किया, 20 जगह पे अप्लाई किया, लेकिन मैं शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा हूँ, इस तरह की चीज़ें वो पढ़ते ही नहीं है
कि यार एक रिसर्च प्रोजेक्ट है, उसमें 10,000 कैरेक्टर्स उन्होंने लिमिट मांगी है। अब अगर आपने एक रिसर्च प्रपोजल भेजा है फॉर 12 पेजेस, जो कि 10,000 कैरेक्टर से इंक्रीज हो गया, अब कुछ लोगों को कैरेक्टर्स नहीं पता, दैट मीन्स लेटर्स। सपोज ये रिसर्च लिखा हुआ है, देर आर 7 to 8, आई डोंट नो, यहाँ पे जो लिखा हुआ है 7 or 8 लेटर्स, कैरेक्टर्स और लेटर्स एक ही बात है। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर कहीं पे लिखा हुआ है कि भाई रिसर्च प्रोजेक्ट मस्ट नॉट बी एक्सीड मोर देन 4,000 कैरेक्टर और 3,000 वर्ड्स, समटाइम्स वो लिखते हैं कभी वर्ड्स कभी कैरेक्टर्स, तो इस चीज का बड़ा ख्याल रखना है, तभी आपका शॉर्ट लिस्टिंग के चांसेस ज्यादा होते हैं, राइट। तो दिस वाज द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो, नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो। थैंक यू।